हेलो एवरीवन, बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए इकोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कशन करना ज़रूरी है आप लोगों के साथ। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी, जो इस लेक्चर सीरीज को पहली बार देख रहे हैं वो पिछले लेक्चर्स को पहले गो थ्रू करें, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके बाद आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। राइट, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप बाकी सीरीज भी गो थ्रू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सभी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करने वाले थे हम किसकी? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस की। क्या होता है ये पॉपुलेशन, क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होती है अबंडेंस? सबसे पहले तो टर्म्स जानना जरूरी है। इसीलिए क्या बोला गया, पॉपुलेशन क्या है? वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक स्पेसिफिक जगह पे रह रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक जगह को इनहैबिट करके बैठे हैं, है ना, और वो एक सिंगल स्पीशीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस बिहार पे हो सकती है? साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, लोकेशन ऑफ एरिया इट ऑक्यूपाइज, उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखी जाती है पॉपुलेशन में। राइट, अब ये बोल रहे हैं, अ पॉपुलेशन ऑल्सो हैज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ स्पेसिंग ऑफ द इंडिविजुअल विद इन इट। कि पॉपुलेशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें अपने पैटर्न ऑफ स्पेसिंग भी चलते हैं, विद इन इंडिविजुअल्स भी चलते हैं। राइट, तो वो पैटर्न्स कौन से रहते हैं उनके बारे में हम आगे जानेंगे। राइट, उसके बाद ये क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन इट, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में रह रहे हैं, उससे भी आप कैरेक्टराइज कर सकते हो। और इसको क्या कहा जाता है? डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया में जो रह रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, आपको पूछ लिया कि इस पर यूनिट एरिया में, इस एक यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, तो आप इस पूरी पॉपुलेशन की क्या निकाल रहे हैं? डेंसिटी निकाल रहे हैं। राइट, कि इस ऐसे यूनिट्स मिला के ये पूरा एरिया बनेगा ना। एक यूनिट में अगर आप पूछ रहे हैं एक यूनिट में कितने इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो इससे आप इस पूरे एरिया की पॉपुलेशन का पता कर सकते हैं। राइट, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या होते हैं? देयर एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कुछ लोग बूढ़े होते हैं, कुछ लोग एडल्ट होते हैं, कुछ लोग बच्चे होते हैं, कुछ लोग इन्फेंट होते हैं, है ना। बर्थ के बेसिस पे भी होती है, डेथ रेट्स के बेसिस पे, इमिग्रेशन एमिग्रेशन रेट्स, है ना, और रेट ऑफ ग्रोथ। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? पॉपुलेशन के हैं। पॉपुलेशन में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। राइट, उसके बाद अबंडेंस की बात करते हैं। अबंडेंस क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इन अ स्पेसिफाइड एरिया। कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर आप बायोमास ले लीजिए, ठीक है, जैसे ह्यूमंस या जो भी कुछ लिविंग बींग्स है ना, मल्टी सेलुलर के केसेस में तो हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, है ना। अगर बैक्टीरिया या इस तरह की कोई चीज है तो हम बायोमास के बेसिस में भी उसको ले सकते हैं। राइट, तो एक स्पेसिफाइड एरिया में, है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या कितना बायोमास पाया जा रहा है, उसको हम कहते हैं अबंडेंस। राइट, क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट्स की बात करते हैं। देखो, दो चीजें इसमें आती हैं, फंडामेंटल नीच और रियलाइज्ड नीच। क्या होती हैं ये, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझो नीच क्या होती है। द एनवायरमेंटल लिमिट्स ऑफ अ स्पीशीज आर रिलेटेड टू इट्स नीच। ठीक है, किसी भी मैं कहूँ एक जैसे पौधा है ना, जैसे मान लो लाइकेंस, लाइकेंस सबने सुने, है ना। लाइकेंस कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, है ना, यानी कि जो अपर माउंटेन वाला रीजन होता है, जहाँ पे बहुत लेस पॉपुलेशन या होता ही नहीं है, वहां पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। अब क्या होता है, इनको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, है ना। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन, वो रिसोर्सेज, वैसा एनवायरमेंट इसको नहीं मिलेगा, ये ग्रो नहीं कर पाएगा। अब इसकी ग्रोथ को लिमिट कौन कर रहा है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। तो यानी कि वो स्पेसिफिक जगह जहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इसके फेवर में हैं, जो इसकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, और उस जगह पे अगर ये ग्रो करता है तो ये उसकी क्या हो जाएगी? नीच हो जाएगी।
राइट मतलब ऐसी जगह जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर है बात। अब ऐसा हो जाता है कि इसके आसपास की जगहों से भी क्या होता है, पॉल्यूशन कम हो जाता है और ये अपना एरिया ग्रो करने का जो एरिया है उसको एक्सपैंड करता है। ये यहां तो ग्रो करेगा ही करेगा जो इसकी असल नीच है, जहां पे असल ओरिजिन है इसका, प्लस जिन एरियाज में इसको और ऐसे फेवरेबल कंडीशंस मिल गए जहां पे ये ग्रो कर सकता है, ये वहां भी अगर ग्रो कर जा रहा है तो वो हो जाएगी फंडामेंटल नीच। मतलब ये उसका क्या कह सकते हैं, किराए का घर है। ठीक है, नीच जो होती है ना इसकी, वो इसका पक्का मकान होता है, पक्का घर होता है। राइट अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नीच समराइजेस द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ। ठीक है कि नीच को क्या बोला गया है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो किसी भी स्पीशीज के ग्रोथ को, सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज को इन्फ्लुएंस करती हो। राइट अ स्पीशीज नीच कंसिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। कि एक नीच, अगर एक स्पीशीज की नीच की बात की जा रही है ना, मतलब उसमें उस स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए वो सारे नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं, तभी हम उसको स्पीशीज की वो क्या कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं। राइट अप्रोक्सीमेटली व्हेन, वेयर एंड हाउ अ स्पीशीज मेक्स इट लिविंग। ठीक है, ये पूरा चिट्ठा होता है उसका कि कैसे, कब और जो एक स्पीशीज है वो कैसे अपने आप को वहां पे सरवाइव करवा पा रही है, वो सारी चीजों का चिट्ठा आपके पास होगा, उसी को आप कहते हो नीच। राइट फिर एक साइंटिस्ट आए हटिंसन, उन्होंने डिफाइन किया नीच को और उन्होंने कहा कि नीच क्या है, एक एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम है। ठीक है, वेयर एन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन बाय अ स्पीशीज। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम बोला नीच को, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है उस स्पीशीज के रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि ये एन जो है ना वो कोई एक फैक्टर भी हो सकता है या तमाम फैक्टर्स भी हो सकते हैं। राइट अब ये तो हो गया आपकी रियलाइज नीच या नीच के बारे में। ठीक है, अब दो तरह की नीच होती है। सबसे पहला फंडामेंटल नीच। फंडामेंटल नीच डिफाइंस द फिजिकल कंडीशन अंडर विच अ स्पीशीज माइट लिव इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर स्पीशीज। फंडामेंटल नीच जैसे कि मैंने आपको लाइकेंस का एग्जांपल लेकर के समझाया था कि मान लो यहां पर इसका कोई और कंपटीशन नहीं है, इसको जगह मिली, इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, ये यहां पे भी ग्रो कर गई। ठीक है, असल में ये सिर्फ यहीं पे ग्रो कर रही थी, लेकिन अब क्या किया इसने, ये इस पूरे एरिया में ग्रो कर गई। तो असल तो इसका घर ये है, लेकिन इसको ज्यादा जगह मिली, इसने वहां पे भी कब्जा कर लिया। यानी कि जिस जगह पे इसने सिर्फ कब्जा किया है, ड्यू टू वहां पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं है इसकी किसी दूसरी स्पीशीज के साथ, तो इसलिए अगर जो कब्जा की हुई जगह है ना उसको आप कहते हैं फंडामेंटल नीच। ठीक है, किराए का घर है वो इसका। जिस दिन यहां पे कोई कॉम्पिटिटर या कोई और स्पीशीज जो है वो आकर के ग्रो करने लग पड़ी, इसने इसको कंपटीशन दिया और वो अच्छा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आया और मर गया। ठीक है, उसने लाइकेन को अच्छा कंपटीशन दिया और वो खुद ग्रो करने लगा, लाइकेन को ग्रो नहीं होने दिया। उस टाइम पे लाइकेन की पॉपुलेशन यहां से घट जाएगी और अपने सिर्फ रियलाइज नीच तक ही सीमित रह जाएगी। ठीक है, तो फंडामेंटल नीच जो होती है, रियलाइज्ड नीच हमेशा छोटी होती है फंडामेंटल नीच से, फंडामेंटल नीच हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, और वो तब काम करती है, फंडामेंटल नीच तब हमें देखने को मिलती है जब वहां पे एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शंस हो दूसरी स्पीशीज के साथ। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं रियलाइज नीच की। बोलते हैं विच इज द एक्चुअल नीच ऑफ स्पीशीज, जो असल घर है उस स्पीशीज का, whose distribution is limited by biotic interactions such as competition, predation, disease and parasitism। ठीक है, तो ये वो घर, मतलब वो उसका असली घर है रियलाइज नीच। ठीक है, और ये लिमिटेड होता है क्यों, क्योंकि उसके आसपास में कंपटीशन, प्रेडेशन, डिजीज, पैरासिटिज्म, इस तरह के तमाम फैक्टर्स हैं जो इसकी रियलाइज नीच को छोटा बना देते हैं। क्लियर है बात। फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच में सिर्फ एक ही फर्क है, फंडामेंटल नीच उसका परमानेंट घर नहीं है, वो तब एक्सपैंड कर जाता है अपने आप को, तब वहां पे भी ग्रो करवा लेता है जब वहां पे किसी और स्पीशीज की इंटरेक्शन नहीं है, वहां पे कंपटीशन कम है या कोई डिजीज नहीं है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है, तब फंडामेंटल नीच देखने को मिलती है किसी स्पीशीज की। क्लियर होगी बात। अगर यहां पे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आगे भी हम इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे कि आपको देखो यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है बर्नैकल्स का। बर्नैकल्स
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरटाइडल ऑर्गेनिज्म है, शो डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ जोनेशन विद इन द इंटरटाइडल जोन। अच्छा देखो, अब जब हमने ओशंस के बारे में आई थिंक सो लेक्चर 2 में कवर अप किया था या 3 में किया था, तो वहां पे हमने जोन्स पढ़े थे ओशन के, है ना। तो क्या बोला था, ये धरती है ना, लैंड मास से ओशन का जो 200 मीटर तक का एरिया होता है ना, वो आपका इंटरटाइडल जोन होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हमने बात की थी, तो 200 तक का जो एरिया होता है, 200 मीटर तक का जो एरिया होता है, वो होता है इंटरटाइडल जोन। तो बर्नैकल्स इस जोन में काफी अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत कॉमनली यहां पे देखे जाते हैं, राइट। अब देखो यहां पे दो स्पीशीज यहां पे ली हुई हैं बर्नैकल्स की, एक है बैलेनस बैलेनॉइड्स और एक है कैथेमेलस स्टेलेटस। ठीक है, अब क्या किया इनकी, देखो सबसे पहले बैलेनस बैलेनॉइड्स की जो लार्वे है ना, वो थ्रू आउट ये पूरा का पूरा इंटरटाइडल जोन है। ठीक है, इंटरटाइडल जोन में भी आगे छोटे छोटे जोन्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, बट सर्वाइव टू द एडल्टहुड मेनली इन द मिडल टू द लोअर जोन। अब देखो लार्वा स्टेज पूरे इंटरटाइडल जोन में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एडल्टहुड तक सर्वाइव करवा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से, जो मिडल टू लोअर जोन्स वाला एरिया है ना, सिर्फ वहीं पे इसके एडल्टहुड वाले जो बर्नैकल्स हैं वो एडल्टहुड तक पहुंच पा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये वाले जो लार्वे यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये अपनी फंडामेंटल नीच में बैठे हो इस वक्त। जैसे इनको कंपटीशन या कुछ मिलेगा तो ये वहां से डिमिनिश हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इनको वहां पे ग्रो नहीं करने देंगे। यानी कि ये जो एडल्ट्स जहां पे ग्रो कर रहे हैं ये इनकी रियलाइज्ड नीच है। क्लियर है बात। वैसे ही देखो कैथेमेलस स्टेलेटस की भी ऐसी ही कुछ दशा दिखाई गई है कि लार्वे जो सेटल हो रहे हैं ना, वो मिडल टू अपर इंटरटाइडल जोन में देखने को मिल रहे हैं, राइट। बट जो सरवाइव कर रहे हैं एडल्टहुड तक, वो मेनली अपर इंटरटाइडल जोन में ही सरवाइव कर पा रहे हैं। अब देखो ये इनकी फंडामेंटल नीच थी इतनी बड़ी, जो असल में सर्वाइवल वाली है वो तो है इनकी कौन सी, ये वाली रियलाइज नीच। क्लियर हो गई बात। चलो अब देखो ये जो सर्वाइवल है ना, ये टेम्परेचर, इस तरह के बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर है, तो इसके हिसाब से देखो ये स्टडी की गई थी कब, 1995 में। स्प्रिंग का मौसम था, उस टाइम पे कैसा था, वेदर जो था वो थोड़ा सा गर्म था और सीज में बिल्कुल वेरी लो टाइड्स थी। ठीक है, अब एज अ कॉन्सिक्वेंस no water reached the upper intertidal zone occupied by the both species of the barnacle। अब लो टाइड जोन था, इसीलिए जो अपर टाइडल जोन ऑक्यूपाई किया होता है किसने, बर्नैकल्स ने, वहां तक पानी पहुंचा ही नहीं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो बैलेनस थे इन द अपर इंटरटाइडल जोन वो ज्यादा सफर किए, हाई मोर्टेलिटी उन्होंने सफर की एज कंपेयर टू कैथेमेलस। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इनकी जो अपर टाइडल जोन था ना, इंटरटाइडल जोन, वो इनकी रियलाइज नीच थी। वहीं पे जो बैलेंस वाले थे उनकी रियलाइज नीच मिडल वाला जोन था। इसीलिए अगर ये यहां पे ग्रो कर जाएंगे, है ना, तो ये वाली अगर ये इस एरिया में ग्रो कर रहे हैं, अपर वाले एरिया में ग्रो कर रहे हैं, तो ये बैलेंस के लिए तो इनकी फंडामेंटल नीच हुई ना, इनकी रियलाइज नीच तो यहां थी मिडल वाले में। ठीक है, इसीलिए इसके मुकाबले, कैथेमेलस के मुकाबले जो बैलेंस थे उनकी यहां पे जो ग्रो कर रहे थे ना अपर वाले इंटरटाइडल जोन में, उनकी मौतें ना, उनका जो डेथ रेट था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू कैथेमेलस। क्यों, क्योंकि इनका तो ये रियलाइज नीच है ना, तो ये यहां पे तो खुद ग्रो करेंगे, इनको तो ग्रो करने ही नहीं देंगे ना। क्लियर है बात। अब देखो वार्म वेदर एंड काम सीज प्रोड्यूस मच हायर मोर्टेलिटी अमंग बैलेंस, है ना, देन अमंग कैथेमेलस इन द अपर इंटरटाइडल जोन। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कैथेमेलस की क्या थी, वो रियलाइज नीच थी और फंडामेंटल नीच थी किनकी, बैलेंस की। इसीलिए बैलेंस में मोर्टेलिटी रेट देखो कितना ज्यादा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे रियलाइज नीच और फंडामेंटल नीच दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, और कैसे प्रभाव डालती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स की। पॉपुलेशन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 टाइप के पैटर्न होते हैं। एक सबसे पहला हो गया रैंडम, दूसरा रेगुलर, तीसरा क्लम्प्ड। और इसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, मतलब ये जो पैटर्न्स बनते हैं ना वो अलग अलग तरीकों से बनते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको
आपने कोई पॉपुलेशन देखी और उसमें आपको ऐसे रैंडम पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो रहने वाले इंडिविजुअल है और उनका जो लोकल एनवायरनमेंट है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, न्यूट्रल इंटरेक्शन है, ना तो कोई लाभ हो रहा है ना तो किसी को कोई हानि हो रही है। इसीलिए वहां पे जो इंडिविजुअल्स मिलेंगे, है ना, उनके किसी भी एरिया में, है ना, इस पूरे जगह में एक इंडिविजुअल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं पे भी हो सकती है ना। ये इंडिविजुअल के ऊपर जब किसी चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, कोई रिसोर्स का, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर का, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी तो कहीं पे भी हो सकती है। तो ऐसा जब पॉपुलेशन में देखने को मिलता है जहां पे न्यूट्रल इंटरेक्शंस हो, वहां पे कैसा पैटर्न देखने को मिलता है? रैंडम। क्योंकि उसके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहां पे घर बना लूं या मैं यहां पे घर बना लूं या मैं यहां पे बना लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब कोई फर्क नहीं पड़ता या न्यूट्रल इंटरेक्शंस होती हैं तो कैसा पैटर्न बनता है? रैंडम पैटर्न बनता है। क्लियर है बात? अब ऐसी एक पॉपुलेशन है जिसमें आपको रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा पैटर्न कहां देखने को मिलता है? जहां पे एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन इंडिविजुअल और द लोकल डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, देखो क्या होता है, कई जो ट्रीज होते हैं ना वो कैसे होते हैं, आपने एलिलोपैथी के बारे में सुना होगा। उसमें क्या होता है, जैसे जो पत्ते बीज जो भी गिरते हैं इनके आसपास, वो जैसे इस एरिया में गिर रहे हैं, है ना, अब इनके जो पत्ते होते हैं उनके बीच में केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो किसी और स्पीशीज को यहाँ पे घास फूस जो भी है ना, किसी और पेड़ पौधे को अपने पास के एरिया में ग्रो करने ही नहीं देंगे। जब ये ग्रो नहीं करने देंगे तो एक आपको रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, स्पेसिंग अच्छे से, एक स्पेसिफिक स्पेसेस देखने को मिलेंगे। ऐसा पैटर्न तब बनता है जब ऐसी एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके आसपास के जो पॉपुलेशन है ना, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने पास के एरिया में एक दूसरे को ग्रो नहीं होने देते। ठीक है, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन हो तब जाकर के ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है, रेगुलर पैटर्न। देख रहे हैं आप, यूनिफॉर्म स्पेसेस हैं इनके बीच में, तो इंडिविजुअल्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड थ्रू द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पेसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और जब यूनिफॉर्म स्पेसेस क्रिएट होते हैं, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शंस होती हैं, तो कैसा पैटर्न बनेगा? रेगुलर पैटर्न। ठीक है, न्यूट्रल इंटरेक्शन थी, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही थी, तो रैंडम। अगर एक दूसरे के खिलाफ इंटरेक्शन हो रही है ना, एक दूसरे को इनहिबिशन किया जा रहा है, इनहिबिट किया जा रहा है ग्रोथ को, तो रेगुलर पैटर्न बनता है। प्लस अब तीसरी बात करते हैं, क्लम्प्ड पैटर्न। ये बोलता है जहां पे अट्रैक्शन हो इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर कॉमन रिसोर्सेज के लिए, इंडिविजुअल्स का कॉमन रिसोर्सेज के लिए अट्रैक्शन हो, वहां पे क्लम्प्ड पैटर्न देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये कोई लैंड मास है, ठीक है, अब ये मान लो कि ये है आपका गांव और ये है शहर। गांव में कोई सुविधा नहीं है तो आप कहां जाओगे? शहर वाली साइड को ही जाओगे ना। तो ह्यूमंस में बेसिकली ऐसा क्लम्प्ड पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स भी होता है ना, हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं, राइट। तो क्लम्प्ड इंटरेक्शन, जो क्लम्प्ड पैटर्न है वो देखने को मिलता है। किस वजह से? जहां पे इंडिविजुअल्स के बीच में अट्रैक्शन हो, या फिर कोई ऐसी जगह है, जैसे ये जगह है, मान लो यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है तो सारे यहीं पे आकर के अपना घर बनाने के लिए कोशिश करेंगे ना। जहां पे रिसोर्सेज नहीं है वहां पे अपना कोई घर क्यों बनाएगा? ठीक है, तो इंडिविजुअल लिव इन एरियाज ऑफ हाई लोकल अबंडेंस। जहां पे हाई लोकल अबंडेंस हो वहां पे ही इंडिविजुअल रहना पसंद करेंगे, सेपरेटेड बाय द एरियाज ऑफ लो अबंडेंस। तो जहां पे लो अबंडेंस होगी वहां पे कोई नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी होती है? क्लम्प्ड पैटर्न जो है वो बनाती है। ठीक है, क्लियर है बात? अगर क्लियर नहीं है तो आगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये है डेजर्ट के श्रब्स का एग्जाम्पल लिया हुआ। ठीक है, अब जो डेजर्ट में रहने वाले श्रब्स होते हैं ना, वो इन तीनों टाइप के पैटर्न्स को शो करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइज। ठीक है, साइज और देयर ग्रोथ। क्या होता है जब श्रब्स बहुत स्मॉल होते हैं, यंग और स्मॉल श्रब्स होते हैं, तो वो कैसा पैटर्न शो करते हैं? क्लम्प्ड पैटर्न शो करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ एकदम चिपका चिपका सा, है ना, पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? स्मॉल श्रब्स एस्टैब्लिश इन हाई डेंसिटीज एंड प्रोड्यूस्ड अ क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हाई डेंसिटीज में ग्रो करते हैं और फिर इस तरह का क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। जहां जहां पे इनको रिसोर्सेज मिलेंगे वहां वहां पे ये ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है।
ठीक है, ये कब थे? जब ये यंग और स्मॉल थे। लेकिन अब क्या हुआ, टाइम के साथ ये बड़े हुए, इनका साइज कैसा हो गया? मीडियम साइज जो है वो हो गया। अब मोर्टेलिटी एज द श्रब्स ग्रो रिड्यूसेस क्लम्पिंग एंड प्रोड्यूसेस अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मीडियम श्रब्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ये बड़े हुए, अब ये देख रहे हैं कि मेरे साथ वाला भी वहीं पे रह रहा है, वहीं पे न्यूट्रिशन खा रहा है, तो ये मारेगा उसको, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है जैसे जैसे कि साइज बढ़ना शुरू होता है। पहले छोटे थे तो एक दूसरे के साथ भाईचारे से रह रहे थे, अब क्या हो गया, इनके मन में लालच आ गया, तो अब क्या करेंगे, ज्यादा जो न्यूट्रिशन है वो खाना शुरू कर देंगे, जिसको कम मिलेगा वो वैसे ही मर जाएगा, राइट। तो अब क्या होता है, जैसे ही साइज मीडियम पहुंचा, जो क्लंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले थी जब सब ग्रो कर रहे थे, अब जो मर जाएंगे वो तो एलिमिनेट हो गए, तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन जाती है अमंग श्रब्स। कैसे साइज में? जब ये मीडियम साइज के होते हैं। फिर क्या होता है, मीडियम साइज से ये लार्ज साइज के हो जाते हैं, लार्ज श्रब्स बनते हैं। अब क्या होता है, इनके बीच में आ जाता है कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन इनफोर्सेस अ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द लार्ज श्रब्स। तो कंपटीशन की वजह से अभी अपने आसपास में किसी को ग्रो नहीं होने देंगे, जो सबसे ताकतवर होगा वो अपने आसपास में किसी को ग्रो नहीं होने देगा। इसकी वजह से आपको एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से रेगुलर पैटर्न बन जाता है। तो जो बहुत लार्ज श्रब्स होते हैं, अगर आपसे उसमें पूछ रहे हो तो आप याद रखो कि रेगुलर पैटर्न बनता है। मीडियम श्रब्स होते हैं उनमें रैंडम पैटर्न बनता है। और यंग जो होते हैं, क्योंकि वो डरे सहमे से होते हैं, सोचते हैं किसी का साथ मिल जाए तो हम भी बड़े हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से ये क्या शो करते हैं, क्लम्प्ड पैटर्न, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑर्गेनिज्म साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, इनके बीच में क्या ऐसा रिलेशनशिप है। अभी पीछे हम डेजर्ट वाला एग्जांपल देख के आए, क्या देखा हमने कि जब वो छोटे थे तो देखो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना। यंग में देखो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जब वो बड़े हुए पॉपुलेशन और कम हो गई, और जब वो और ज्यादा बड़े हुए पॉपुलेशन और कम होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता जाता है, पॉपुलेशन कम होती जाती है, ठीक है। ये रूल है इकोलॉजी का, नेचर का, ये याद रखो कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्लाइन करती है विद इंक्रीजिंग ऑर्गेनिज्म साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करती जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पे दिखाया है, देखो ये क्या है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हर्बीवोर्स मैमल डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग बॉडी साइज। तो एक साइड पे क्या है आपका बॉडी मास, और एक साइड पे हर्बीवोर्स की डेंसिटी दे रखी है। तो देखो डेंसिटी कहां ज्यादा है, जहां पर बॉडी मास कम है, जहां पर बॉडी मास ज्यादा है वहां पे डेंसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे के साथ। वैसे यहां पे देखो, यहां पे अलग अलग स्पीशीज के बारे में बता रखा है। जो रेड कलर में आपको दिखाए हैं ये डॉट डॉट, ये है एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जो स्काई ब्लू कलर में है वो है टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स। ये ब्राउन कलर में आपको जो दिखाया है मैमल्स, येलो वाले में बर्ड्स, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये है वर्टिब्रेट पोकिलियोथर्म्स, ठीक है। अब क्या हुआ, सेम यहां पे भी एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीजिंग बॉडी साइज अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एनिमल ग्रुप। अब देखो पहले टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स को देखो, जिन इन्वर्टिब्रेट्स का साइज कैसा है, साइज है छोटा, ठीक है, उनकी डेंसिटी भी है ज्यादा। जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है तो इनकी डेंसिटी भी कैसे कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। सेम हर इसमें भी सेम हो रहा है। एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स में देखो, यहां पे जिनकी बॉडी मास कम है उनकी एवरेज डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही बॉडी मास अब बढ़ता जा रहा है ना इस साइड को, तो देखो इनकी डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। मैनी एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट लिव एट हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज देन अदर एनिमल्स ऑफ कंपेरेबल साइज, ठीक है। तो बस इनमें थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि अगर कंपेरेबल साइज के बाकी एनिमल्स में देखोगे तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी सी हाई होती है एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। वहीं पे अब आप देखो मैमल्स को, मैमल्स टेंड टू लिव एट हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज देन बर्ड्स, ठीक है। अब देखो ऐसा इसलिए है ना क्योंकि देखो बर्ड्स के लिए हमने बेचारों के लिए जगह छोड़ी कहां है, सारे जंगल और वो सब कुछ तो काट दिए, राइट। और बाकी देखो रिसोर्सेज, फूड, ये सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि उनको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना, रहने के लिए जगह है या नहीं जगह है, उनके ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे देखो बॉडी का मास बढ़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो मैमल्स का बॉडी मास देखो यहाँ पे बढ़ा हुआ है ना, जितना ज्यादा बॉडी मास है उतनी ही कम डेंसिटी है, राइट। सो दिस इज द कंपैरिजन।
तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था और इम्पॉर्टेंट भी था, है ना, क्योंकि इसका आगे चल के जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा आपका पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे। वहां पे ये सारे जो कॉन्सेप्ट इसमें समझे हैं ना वो वहां पे यूज होंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करिए, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनको अगर मैं बताऊं तो बायोकेशन एकेडमी जो है वो आप सभी के लिए एक परमानेंट बैच लेकर के आई है, राइट, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाएंगे ताकि जो भी आपने क्लास में पढ़ा है घर में जाकर के आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ताकि आपको एक भरोसा है कि हाँ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे ही आपकी कोई यूनिट खत्म होगी फिर आपको उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। टेस्ट सीरीज हमारी सबसे खास जो हथियार है वो हमारा टेस्ट सीरीज है। इसमें हम क्या करते हैं, लाइव आपको असेस करते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, फिर उसी टाइम आपको सारा का सारा एनालिसिस करके दिखाया जाएगा कि ये यहां पे आपने गलत किया है, इस क्वेश्चंस को आपको ऐसे टारगेट करना था, राइट। उसके बाद जिन बच्चों को देखो ये सारा तो हो जा रहा है लेकिन स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही, शेड्यूल डिजाइनिंग नहीं हो पा रहा, तो उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद डेली टास्क मैनेजर हम आपको देते हैं, जिसमें आपको टास्क असाइन किए जाते हैं कि एक दिन में आपको ये टास्क कंप्लीट करने हैं, राइट। इससे होता क्या है, आपकी प्रोग्रेस को इनहैंस किया जाता है। जहां पे आप एक दिन में एक लेक्चर कर पा रहे थे, अब आप 2-3 टास्क कर पाओगे, राइट। तो इससे आपकी प्रोग्रेस बनाई जाती है और लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो आपको इस बैच से मिलता है। बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप अवेल करना चाहते हैं या इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स जो हैं उन पे आप कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वो आपको सारा जो गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।